today we will discuss about damp proofing and waterproofing. ठीक है, सबसे पहले ही स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ व्हाट इज डैम्प प्रूफिंग. सो व्हाट इज, सबसे पहले डैम्प प्रूफिंग करते क्या है. ठीक है, बेसिकली टू प्रिवेंट द स्ट्रक्चर फ्रॉम इनकमिंग मॉइस्चर. जो मॉइस्चर आ रहा है उस मॉइस्चर से बचाने के लिए हम डैम्प प्रूफिंग करते हैं. ठीक है, अब उससे होता क्या है डैम्पनेस से. सबसे पहले डैम्पनेस होती है ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर. मॉइस्चर के एब्जॉर्प्शन की वजह से. इट मे हैपन बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव एंड इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन, बैड डिजाइन और द यूज ऑफ सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ मटेरियल. ठीक है, डैम्पनेस से होता क्या है, अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है फॉर द ऑक्यूपेंट. और यदि ये लॉन्ग टाइम के लिए परसिस्ट करे तो ये स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को भी इफेक्ट करता है स्ट्रक्चर की. ठीक है, ड्यूरेबिलिटी एक तरीके से क्या हो गया, लाइफ, उसकी लाइफ को डिक्रीज कर देगा. ठीक है, तो इसलिए जो डैम्पनेस का प्रिवेंशन है इट इज मस्ट, मतलब कि डैम्पनेस को प्रिवेंट करना जरूरी है. The treatment techniques used to prevent the entry of dampness or the moisture into a building at various level of entry point is called damp proofing. ठीक है, या तो treatment or the technique which is used to prevent the entry of the moisture or dampness और moisture की entry को prevent करने के लिए into the building. ठीक है, एट वेरियस लेवल ऑफ एंट्री पॉइंट हम यूज करते हैं डैम्प प्रूफिंग मटेरियल. उस डैम्प प्रूफिंग मटेरियल की हेल्प से हम क्या करते हैं, डैम्पनेस को रिड्यूस करते हैं या रिमूव करते हैं, और उस प्रोसेस को बोलते हैं डैम्प प्रूफिंग. ठीक है, जनरली जो ट्रीटमेंट है इट इज गिवन टू द वॉल्स, फ्लोर्स एंड द बेसमेंट टू कीप द मॉइस्चर और द डैम्पनेस अवे. इस प्रोसेस को बोलते हैं डैम्प प्रूफिंग. वेयर एज द ट्रीटमेंट गिवन टू द रूफ, इफ द सेम ट्रीटमेंट इज गिवन टू द रूफ, उसको हम वाटर प्रूफिंग कहते हैं. बस एक वर्ड याद रखना कि यदि कोई पूछे डैम्प प्रूफिंग और वाटर प्रूफिंग में क्या अंतर है, तो इफ द सेम ट्रीटमेंट इज गिवन टू द रूफ देन इट इज कॉल्ड वाटर प्रूफिंग. अदरवाइज ऑल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, चाहे वो हम वॉल के लिए दें, चाहे फ्लोर के लिए दें, चाहे बेसमेंट के लिए दें, दे विल कम अंडर डैम्प प्रूफिंग. क्लियर. इसके बाद व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डैम्पनेस. अब बेसिकली हम इसको रिमूव कर रहे हैं, तो रिमूव किस लिए कर रहे होंगे कि कुछ ना कुछ इफेक्ट, कुछ ना कुछ अनहेल्दी एनवायरनमेंट ये क्रिएट कर रहा होगा. ठीक है, तो उस वजह से रिमूव कर रहे हैं. अब उसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं. यदि हमारी बिल्डिंग में डैम्पनेस आ गई है तो उससे होगा क्या, अनहेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा. अनहेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट से क्या मतलब है, जो डैम्पनेस है उसकी वजह से क्या होता है, ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज स्टार्ट हो जाते हैं बिल्डिंग में. ठीक है, और इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं. ठीक है, टर्माइट्स आ जाती हैं. अब ये क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट डिसीज भी कॉज करते हैं, और जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है उसको वीकन भी करते हैं. स्ट्रक्चर को भी वीकन करते हैं और तुम्हें भी अनहेल्दी बनाते हैं. ठीक है, इट अफेक्ट्स बोथ स्ट्रक्चर एज वेल एज यू, मतलब द ह्यूमन बीइंग व्हिच आर लिविंग इनसाइड दैट बिल्डिंग. तो अनहेल्दी इन्वायरमेंट. इफेक्ट ऑन ब्रिक. ब्रिक पे क्या इफेक्ट होता है, यदि डैम्पनेस, जो डैम्पनेस क्रिएट हुई है या जो मॉइस्चर आया है, इट कंसिस्ट एल्कलाइन. ठीक है, सॉल्ट्स कंटेन करता होगा, तो क्या होता है, एक इफेक्ट तुमने पढ़ा होगा एफ्लोरोसेंस. ठीक है, इट क्रिएट एफ्लोरोसेंस. इफेक्ट ऑन प्लास्टर. प्लास्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, पीलिंग ऑफ हो जाती है. ठीक है, प्लास्टर के ऊपर पेंट होगा, पेंट पील ऑफ हो जाता है, प्लास्टर रिमूवल स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, इफेक्ट ऑन वुडन फिटिंग. वुडन फिटिंग में क्या होता है, वुडन फिटिंग का डिके होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, डिके होना स्टार्ट हो जाता है और उसके स्ट्रक्चरल फेलियर स्टार्ट होने, मतलब स्ट्रक्चरल फेलियर होने लगते हैं. लाइक वार्पिंग होने लगती है. ठीक है, बकलिंग होने लगती है. ठीक है, दीज आर डिफरेंट डिफरेंट फेलियर ऑफ वुडन फिटिंग्स. ठीक है, वार्पिंग, पता है वार्पिंग क्या होता है,
इफेक्ट ऑन मेटल फिक्सर्स एंड रेनफोर्समेंट, इस पे क्या होगा, डैम्पनेस की वजह से व्हाट विल हैपन टू दिस, कोरोजन। सो हर चीज के बारे में एक एक दो दो पॉइंट याद रखना। एस्थेटिक अपीयरेंस मतलब उसका लुक अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, जगह जगह टर्माइट्स लगी होंगी, पेंट पील ऑफ हो रहा होगा, कहीं से प्लास्टर पील ऑफ हो रहा होगा, तो उससे क्या होगा, उसकी जो अपीयरेंस है वो अच्छी नहीं होगी, ठीक है। इफेक्ट ऑन डेकोरेशन, डेकोरेशन भी इफेक्ट होगी, मतलब कि जो उसका लुक है वो खराब होगा, पेंट वगैरह होगा वो पील ऑफ हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि कॉस्टली रिपेयर मेंटेनेंस चाहिए होगी यदि कहीं डैम्पनेस होगी। मतलब बेस्ट है कि एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ही हम उसको रिमूव कर दें, एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ही हम उसको रिमूव कर दें। बकलिंग बेटा ये होती है, जैसे ये मान के चलो कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये कोई स्ट्रक्चर है, इस पे कोई लोड आया, ड्यू टू दिस लोड दिस विल बकल लाइक दिस, ठीक है। बकल इज द फेलियर ऑफ दैट स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर का फेलियर है। तो जब डैम्पनेस होती है तो डैम्पनेस की वजह से भी उसमें वार्पिंग या बकलिंग होती है। वार्पिंग इज लाइक दिस, ठीक है, उसकी लेंथ और विड्थ दोनों के अलोंग, लेंथ और विड्थ दोनों के अलोंग उसके साइज में चेंज, ठीक है, मतलब वो वार्प आउट हो जाता है, मतलब तुमने देखा हो कि इस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, ओरिजिनल शेप है, एक डेफिनेट शेप है, उस शेप में चेंज हो जाएगा, ठीक है, डायगोनल के अलोंग इंक्रीज हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ये टिम्बर की सबसे वो प्रॉब्लम है। देखो टिम्बर की एक खासियत होती है, आइदर यू कीप इट कंप्लीटली वेट, या तो पूरा गीले में रखो, या फिर कंप्लीटली ड्राई रखो, या तो कंप्लीटली वेट रखो या कंप्लीटली ड्राई रखो, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ताजमहल जो है, ताजमहल की जो फाउंडेशन है, इट इज मेड अप ऑफ वुड, ठीक है। वहां नियर बाई एक रिवर पास हो रही है, तो वो क्या रखती थी, वो इसको कंप्लीटली वेट रखती थी, ठीक है। तो जब कंप्लीटली वेट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, व्हेन इट इज कंप्लीटली वेट नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो रिवर सूखने लगी, ड्राई होने लगी, ठीक है, ड्यू टू विच क्या हुआ, ये वुड जो है अल्टरनेट अल्टरनेट वेटिंग और अल्टरनेट ड्राइंग में जाने लगी, मतलब ड्राई वेट ड्राई वेट। तो जब ऐसा होता है तो वुड के साथ एक दिक्कत है कि वुड अपनी शेप चेंज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ऑब्वियस ही चीज है, अल्टरनेट ड्राई वेट हर किसी के लिए मतलब नुकसानदायक है, चाहे वो कंक्रीट हो चाहे ब्रिक हो कुछ भी हो, तो उसकी वजह से वो अपनी स्ट्रेंथ लूज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। कोई भी स्ट्रक्चर है, या तो उसको कंप्लीटली वेट रखो या कंप्लीटली ड्राई रखो, ठीक है, और दोनों ही केस पॉसिबल नहीं है, ठीक है, दोनों ही केस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये सारे इफेक्ट समझ में आए, ये सारे इफेक्ट समझ में आए बेटा। वो फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, हुआ कुछ नहीं है उसमें, फिर कुछ ना कुछ वो रिनोवेट का काम कर देते हैं। इनमें से कोई इफेक्ट ऐसा जो दोबारा पूछना हो या जो समझ में ना आया हो, जनरली यही चीजें तुमसे पूछी जाएंगी एग्जाम में कि व्हाट इज डैम्पनेस, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ इट, ठीक है। मेटल फिक्सचर्स होते हैं, मेटल्स के जो भी स्ट्रक्चर होंगे, लाइक डोर्स में मैंने बताया था ना, विंडोज डोर्स ये सब यदि मेटल के होंगे तो इनमें चांसेस होंगे कोरोजन होने के। और रेनफोर्समेंट यदि कंक्रीट के अंदर रेनफोर्स होगा तो ड्यू टू डैम्पनेस ऑल्सो जो रेनफोर्समेंट इनसाइड है वो भी कोरोड होगा। क्लियर आलोक राज? हाँ प्रथम, फंगी उसमें क्या आएगा, फंगी तो कहीं आ सकता है भाई, जब डैम्पनेस होती है उसकी वजह से ग्रोथ होता है इनका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो वो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं भी हो सकता है। मैंने ये बताया मेटल फिक्सचर्स एंड रेनफोर्समेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये कोरोड हो जाते हैं, कोरोड होने की वजह से क्या होगी, इनकी ड्यूरेबिलिटी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। प्रकाश, क्लियर। अब व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डैम्पनेस, अब इनके कारण क्या होते हैं, ठीक है। एक कारण हो सकता है कि इट कैन कम फ्रॉम आउटसाइड, बाहर की तरफ से आए, ठीक है। एक ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो वाटर है वो एंट्रैप्ड हो जाए, ठीक है। एक ओरिजिनेट हो विद इन द बिल्डिंग इटसेल्फ,
मतलब बिल्डिंग के अंदर ही ये ओरिजिनेट हो जाए। एक इम्प्रॉपर रूफ स्लोप जो है वो इम्प्रॉपर हो, ठीक है। अब मॉइस्चर पेनिट्रेटिंग द बिल्डिंग फ्रॉम आउटसाइड, मतलब बाहर की तरफ से यदि मॉइस्चर पेनिट्रेट करेगा तो उसके क्या क्या रीजन होंगे, किन वजह से पेनिट्रेट करेगा, या क्या क्या सोर्सेज होंगे उसके, ठीक है। इनमें हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, इसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि सोर्स क्या क्या होंगे डैम्पनेस के। तो सबसे पहले रेन वाटर, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर एंड मॉइस्चर इन एयर। तो रेन वाटर क्या करेगा, रेन वाटर बाहर की तरफ से आएगा, ठीक है, और डैम्पनेस क्रिएट करेगा। ये सबसे ज्यादा मेजर सोर्स होता है इन चारों में, मेजर सोर्स ऑफ डैम्पनेस। इसमें क्या होगा कि जो ये पेनिट्रेट कैसे करेगा, या तो कोई पोरस ब्रिक या स्टोन हो, या फिर कोई जॉइंट है जो वीक हो, ठीक है, जॉइंट है जो ओपन हो या वीक हो, ठीक है, उसके थ्रू पेनिट्रेट आउट करेगा और लीकेज और अदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। दूसरा है सरफेस वाटर। सरफेस वाटर क्या करेगा, हम ये कोशिश करते हैं जो सराउंडिंग ग्राउंड वाटर है उससे जो तुम्हारी बिल्डिंग है वो ऊपर कंस्ट्रक्ट हो। सपोज करो ये तुम्हारी फाउंडेशन, यहाँ तुम्हें फाउंडेशन ले करनी है, यहाँ तुम्हारा ग्राउंड वाटर है, ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं, या कोई नियर बाई सरफेस वाटर है, ठीक है, नियर बाई कोई सरफेस वाटर है, या तो उससे दूर हो या उसके, जैसे ग्राउंड वाटर है तो उसके लेवल से ऊपर हो, ठीक है, और नियर बाई सरफेस वाटर है तो उससे दूर हो। जैसे ये सरफेस वाटर भी होगा तो ड्यू टू सीपिंग, सीपेज एक प्रोसेस होता है, सीपेज की वजह से भी यहाँ से लीक आउट होके वाटर इस बिल्डिंग को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। सिमिलरली विद द ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर से क्या होगा, नीचे से पानी विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी एक्शन, इस एक्शन को बोलते हैं जब अपवर्ड मूव करता है कैपिलरी, और जब डाउनवर्ड मूव करता है वाटर तो इसको बोलते हैं सीपेज, ठीक है। एंड द लास्ट इज मॉइस्चर इन एयर। एयर यदि कंडेंसेशन की वजह से मॉइस्ट होगी तो वो मॉइस्ट एयर भी इफेक्ट करती है, डैम्पनेस क्रिएट करती है। क्लियर है ये चारों पॉइंट, किसी को कोई डाउट या कुछ पूछना हो इनमें? किसी ने पूछा था बेसमेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने के बाद कर तो सकते हैं बट वो बहुत कॉस्टली पड़ेगा, ठीक है। पूरे स्ट्रक्चर की को पहले सपोर्ट करना, सपोर्ट करने के बाद फिर उसमें कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। यदि हमें बेसमेंट क्रिएट करना होगा तो हम कौन से प्रोसेस के लिए जाएंगे, विच प्रोसेस वी विल फॉलो? हाँ सी पे जाएगी, अंडर पैनिंग, वेरी गुड। हाँ सी पे जाएगी प्रथम। बेटा देखो, अब भी बता देता हूँ, आगे भी याद रखना, 100% प्रूफिंग कैन नॉट बी डन। बट जितनी मैक्सिमम हो सकती है उतना हम ट्राई करते हैं। इतना ना हो कि सीपेज की वजह से तुम्हारा स्ट्रक्चर फेलियर हो, ठीक है। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं जो हम करते हैं कंस्ट्रक्शन के दौरान या कंस्ट्रक्शन से पहले, उनकी हेल्प से हम उसे डैम्पनेस को, मतलब डैम्पनेस एंट्री ना ले तुम्हारी बिल्डिंग में, उसको प्रिवेंट करते हैं। बेटा आलोक, वेट करो, जब पढ़ा रहा हूँ अभी कंप्लीट हुआ नहीं है तो बताऊंगा, सीधी सी बात है। अभी पहले ये तो समझ लो कि डैम्पनेस, सबसे पहले मैंने तुम्हें बता दिया कि डैम्पनेस होती क्या है, फिर बता दिया कि डैम्पनेस अच्छा ये होती है तो इसके इफेक्ट क्या है। अब तुम्हें मैं बता रहा हूँ कि डैम्पनेस के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले आउटसाइड सोर्स, क्लियर है? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है मॉइस्चर एंट्रैप ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन के दौरान, ठीक है,
जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं हम एक पर्टिकुलर W/C रेशियो लेते हैं, ठीक है, वाटर टू सीमेंट रेशियो। जब भी कंस्ट्रक्ट करते हैं एक W/C रेशियो लेते हैं, ठीक है। और इन द लास्ट व्हाट वी डू क्वेरिंग। इन इफेक्ट्स को क्या इसी पॉइंट में पढ़ना है, मतलब समझा नहीं मैं। W/C रेशियो और क्योरिंग दो चीज करते हैं, ठीक है। मतलब वाटर, एक तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मिक्सचर, जो भी हम बना रहे हैं सीमेंट कंक्रीट का मिक्सचर, उसके दौरान बेटा इन्हें डिफाइन करना है, वो बताया तो मैंने इफेक्ट्स में क्या क्या लिखना है। जैसे मेटल के लिए मैंने बताया कोरोजन, अनहेल्दी एनवायरनमेंट के लिए मैंने बताया मॉस्किटोज, ये सब रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद पीलिंग ऑफ प्लास्टर के लिए बताया कि पेंट पील ऑफ हो जाता है, प्लास्टर पील ऑफ हो जाता है, ठीक है, रिमूवल हो जाता है उसका। वुडन के लिए बताया कि वुडन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ये सब लिखने हैं, मैं तो केवल पॉइंट्स को समझा तो रहा हूँ तुम्हें साथ के साथ, इसीलिए। अब इनमें भी लिखना है, जैसे मॉइस्चर पेनिट्रेटिंग द बिल्डिंग फ्रॉम आउटसाइड, तो आउटसाइड के रीजन क्या है, रेन। रेन से क्या होगा कि रेन किसी भी वीक जॉइंट या कोई भी उसको वो मिलेगा उसके थ्रू पेनिट्रेट आउट हो जाएगी इनसाइड योर बिल्डिंग। फिर सरफेस वाटर सीपेज की वजह से फाउंडेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ग्राउंड वाटर कैपिलरी एक्शन के थ्रू तुम्हारी बिल्डिंग को में डैम्पनेस क्रिएट कर सकता है। और मॉइस्चर इन द एयर क्या होगा कि कंडेंसेशन की वजह से जो मॉइस्ट एयर होगी वो मॉइस्ट एयर तुम्हारी बिल्डिंग के प्लास्टर, बिल्डिंग की ब्रिक, रूफ, लिंटल, इन सब में डैम्पनेस क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो ये सब तुम्हें लिखने हैं, वो मैं समझा रहा हूँ, मैंने केवल मेन मेन पॉइंट लिख रखे हैं इसमें। यदि क्वेश्चन आएगा तो वो पूरा आएगा। हाँ, तो मॉइस्चर एंट्रप ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, तो इस कंस्ट्रक्शन के दौरान यदि ये वाटर जो है ये ज्यादा क्वांटिटी में हो जाए, और जो कि कंप्लीट केमिकल रिएक्शन होने के बाद, आफ्टर कंप्लीट केमिकल रिएक्शन वो फिर भी रिमूव ना हो, ठीक है, पूरी केमिकल रिएक्शन हो गई और फिर भी वो रिमूव ना हो, तो वो एट द एंड क्या करेगा, उसको वेट रखेगा, ठीक है। वेट रखेगा फॉर लॉन्ग टाइम, तो जब वो वेट रहेगी फॉर लॉन्ग टाइम तो वो मॉइस्चर उसके अंदर रहा, तो मॉइस्चर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम कॉज करेगा, जैसे कि डिसइंटीग्रेशन कॉज करेगा उसका, ठीक है। जो सीमेंट कंक्रीट होगी उससे ब्रिक में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो प्लास्टर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, प्लास्टर रिमूवल होगा, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। निशांत भारती, कोई डाउट है? निशांत भारती। अब मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर विच ओरिजिनेट द बिल्डिंग इटसेल्फ। अब वो मॉइस्चर जो कि बिल्डिंग में बनने के बाद आता है, अब ये कौन सा मॉइस्चर होगा, बताओ ये कौन सा मॉइस्चर होगा, इसके रीजन क्या क्या होंगे? सर ओवर क्योरिंग के ऊपर से अगर डैम प्रूफिंग कर देंगे तो वो, बेटा वो वाटर ट्रैप हो जाएगा, बट जो तुम डैम प्रूफिंग कर दोगे उससे वो पेनिट्रेट नहीं करेगा, ठीक है। हाँ देखो, बिल्डिंग में विद इन बिल्डिंग कौन कौन से इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं, विद इन बिल्डिंग किस किस रीजन से, जैसे बाथरूम, ठीक है, जैसे वाटर क्लोजेट, किचन, पाइप लीक, सही है, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द रीजन जिसकी वजह से डैम्पनेस क्रिएट होती है विद इन द बिल्डिंग इटसेल्फ। मतलब तुमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दी लेकिन उसके बाद भी चांसेस है ना कि डैम्पनेस आ जाए बिल्डिंग के अंदर। एक इम्प्रॉपर रूफ स्लोप, इसमें क्या होगा, यदि रूफ स्लोप सपोज करो यहाँ तुमने ड्रेन दे रखा है और जो रूफ का स्लोप है वो इसकी तरफ ना होके इधर है, ठीक है, रूफ स्लोप इधर है और इधर तुमने कोई भी सोर्स नहीं दे रखा, कोई भी पॉइंट नहीं दे रखा जिसके थ्रू वाटर रिमूव हो जाए, तो बेसिकली क्या होगा, वाटर यहाँ कलेक्ट हो जाएगा, कलेक्ट होने के बाद इट विल पेनिट्रेट इनटू योर बिल्डिंग। जो भी कंपोनेंट्स हैं उनमें स्लोली स्लोली लाइक ब्रेक, मोटार और इन सब में सीप हो के पेनिट्रेट आउट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सारे, चारों क्लियर हैं? आउटसाइड के रीजन क्लियर है, कंस्ट्रक्शन के टाइम, बिल्डिंग के अंदर किस किस कारणों से हो सकता है, और इम्प्रॉपर रूफ स्लोप से क्या होगा, क्लियर? अच्छा, इन चारों में सबसे मेजर कौन सा होगा तुम्हारे हिसाब से?
एग्जैक्टली, फ्रॉम आउटसाइड। मेनली जो होगा ना वो आउटसाइड वाला क्रिएट करेगा, ठीक है। जो विद इन द बिल्डिंग होते हैं या ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऐसा इतना कुछ नहीं होता है। बहुत रेयर केसेस होंगे कि कंस्ट्रक्शन के दौरान यदि मतलब तुम्हें नॉलेज नहीं है तभी तुम ये करोगे। देखो, देखा जाए इन तीनों चारों में अनकंट्रोलेबल कौन है, जिसके हमारा कोई जोर नहीं है, जिसको हम रोक नहीं सकते, वो यही तो है, बिल्डिंग आउटसाइड से। भाई रेन वाटर या फिर कोई सरफेस, भाई तुमने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, नियर बाई कोई सरफेस वाटर है तो तुम उसके लिए क्या कर सकते हो, और उसका ग्राउंड लेवल ऊपर है, तुमने कंस्ट्रक्शन कर दी तो उसके लिए भी तुम कुछ नहीं कर सकते हो। वो चीज अलग है कि तुम कोई ना कोई डैम प्रूफिंग मटेरियल दे सकते हो, लेकिन कंस्ट्रक्शन के दौरान तुम उस चीज का ध्यान रख सकते हो। विद इन बिल्डिंग इटसेल्फ तुम प्रॉपर स्लोप, प्रॉपर पाइपिंग सिस्टम ये सब दे सकते हो, ठीक है। रूफ स्लोप को तुम प्रॉपरली डिजाइन कर सकते हो, लेकिन आउटसाइड को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो, है ना। तो मेजर यही है। अब व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ डैम प्रूफिंग। अब क्या क्या मेथड है जिनके थ्रू हम डैम प्रूफिंग करते हैं। सबसे फर्स्ट एंड सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेम्ब्रेन डैम प्रूफिंग, ठीक है। इंटीग्रल डैम प्रूफिंग, सरफेस ट्रीटमेंट, गनाइटिंग और प्रेशर ग्राउटिंग। ग्राउटिंग मैंने एक और जगह पढ़ा है, ठीक है। कैविटी वॉल कंस्ट्रक्शन, कैविटी वॉल भी एक जगह पढ़ाई है, ठीक है। कैविटी वॉल जब पढ़ाई थी तब भी मैंने तुम्हें ये बताया था कि ये मॉइस्चर प्रिवेंशन में हेल्प करता है, ठीक है। सबसे पहले आता है मेम्ब्रेन डैम प्रूफिंग। मेम्ब्रेन डैम प्रूफिंग में क्या करते हैं, हम एक मेम्ब्रेन देते हैं, एक लेयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ऑफ वाटर रिपेलेंट मटेरियल। वाटर रिपेलेंट मटेरियल की बिटवीन द सोर्स ऑफ डैम्पनेस एंड द पार्ट ऑफ डैम्पनेस विच इज एडजेसेंट टू दैट सोर्स। सपोज करो जी, सोर्स तुम्हारा इस वॉल के नीचे है, ये तुम्हारी फाउंडेशन है, ठीक है, यहाँ से कॉज हो रहा है वो। तो बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ एक डैम प्रूफिंग मटेरियल की लेयर देंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये एज अ प्रूफिंग, डैम प्रूफिंग एक्ट करेगा बिटवीन दिस सोर्स, ये सोर्स है वाटर का, एंड योर स्ट्रक्चर लेयर, जो भी तुम्हारी वहां स्ट्रक्चर की लेयर आ रही है, जो भी कुछ आ रहा है उन दोनों के बीच में। दिस लेयर और मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डैम प्रूफ कोर्स। इस लेयर को क्या बोलते हैं, डैम प्रूफ कोर्स, या फिर कहीं पढ़ोगे तो डीपीसी इन शॉर्ट। जनरली डीपीसी यूज करते हैं हम, ठीक है। द वाटर रिपेलेंट मटेरियल यूज इन डैम प्रूफ कोर्स। अब कौन कौन से मटेरियल जो अभी ये मटेरियल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ को देख लो। कौन कौन से मटेरियल जो एज ए वाटर प्रूफ यूज होते हैं, दे आर बिट्यूमन। बिट्यूमन रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, मेस्टिक असफाल्ट, प्लास्टिक और पॉलिथीन सीट, सीमेंट कंक्रीट, बिटुमिनस फेल्ट, सिलिकॉन, इपॉक्सी एटसेट्रा। दीज आर सम काइंड ऑफ मटेरियल जो कि हम यूज करते हैं एज अ वाटर रिपेलेंट, ठीक है। केवल देखो, इनके अंदर की डीप स्टडी मत करना कि इसके कंपोजिशन क्या होते हैं, इपॉक्सी के कंपोजिशन क्या होते हैं, मतलब ये केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो तुम्हें, यहाँ केवल ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं, ठीक है। इट मे बी प्रोवाइडेड आइदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। अब जो मेम्ब्रेन हम प्रोवाइड करते हैं ये या तो वर्टिकल हो सकती है या हॉरिजॉन्टल हो सकती है। अब यदि हॉरिजॉन्टल होगी तो उसकी लेआउट कैसे होती है, उसमें क्या करते हैं, यदि हॉरिजॉन्टल है तो सबसे पहले 40 से 50 थिक लेयर सीमेंट कंक्रीट देते हैं, ठीक है, जिसका जो रेशियो होता है 1:2:4। इसका क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। गलत है खुशी। ईश्वर का सही है। ये तुमने कहाँ से पढ़ा है, सारे एक ही बोल रहे हो। अच्छा राहुल, 4 कंक्रीट, मतलब ये कंक्रीट का रेशियो और इसमें कंक्रीट ही होगी 4 रेशियो में। एक ने बोला सीमेंट सेंट एग्रीगेट, शायद ईश्वर ने बोला वही सही है। वन इज सीमेंट, ठीक है, दिस इज कोर्स एग्रीगेट, वो सॉरी फाइन एग्रीगेट जिसको सैंड बोला तुमने, ठीक है।
दिस इज 4 इज कोर्स एग्रीगेट, जिसको एग्रीगेट बोला, ठीक है। सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का रेशियो होता है ये 1:2:4। ये 1:3 हो सकता है, 1:2:4, 1:3:6, 1:1:2, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन के हिसाब से इसकी स्ट्रेंथ भी डिटरमाइन होती है। पहले हम यही यूज करते थे, ठीक है। अब डिजाइन मिक्स बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या किया, 40 to 50 mm थिक सीमेंट लेयर प्रोवाइड कर दी। इसके बाद क्या करेंगे, 2 coats ऑफ हॉट बिटुमन आर स्प्रेड एट अ रेट ऑफ 1.75 kg per meter square ऑन द टॉप ऑफ कॉन्क्रीट लेयर। अब ये क्या है, ये सपोज करो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर सबसे पहले 40 से 50 mm की तुमने कंक्रीटिंग कर दी, ठीक है, कर दी। इसके बाद क्या करेंगे, 2 लेयर, सबसे पहले पहली लेयर, फिर दूसरी लेयर हॉट बिटुमन की डालेंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी मटेरियल यूज हो सकते हैं, ठीक है। बिटुमिनस फेल्ट भी होता है, वो भी यूज कर सकते हैं। और ये ध्यान रखते हैं कि जंक्शन और कॉर्नर पे जो डीपीसी है वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए। इसका रीजन कोई बताएगा? At junction and corners of the wall, DPC should be continuous. Reason? बेटा पेनिट्रेट ना करे मॉइस्चर, ये तो सबके लिए है। बेटा प्रथम 2 बार रिपीट कर चुका हूँ, ढंग से सुना करो। रीजन ये है कि ये जो पॉइंट्स है ना, जंक्शन और कॉर्नर, दिस इज कॉर्नर, ठीक है। ये जो ये जो पॉइंट्स हैं ये वीक पॉइंट होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के, ठीक है। किसी बिल्डिंग स्ट्रक्चर के ये वीक पॉइंट्स होते हैं, इनसे पेनिट्रेट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए इसका ध्यान रखते हैं। डीपीसी शुड नॉट एक्सपोज टू द सरफेस ऑफ द वॉल टू प्रिवेंट द डैमेज, ठीक है। अब वर्टिकल डीपीसी क्या होती है? वर्टिकल डीपीसी हॉरिजॉन्टल इज लाइक दिस। वर्टिकल को कैसे लगाएंगे, वर्टिकल इज लाइक दिस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल 40 से 50 mm थिक, वर्टिकल 20 mm थिक रखते हैं और सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं जैसा कि हॉरिजॉन्टल डीपीसी में किया हो हमने। जैसा कि हमने हॉरिजॉन्टल डीपीसी में किया है, सेम हम वर्टिकल डीपीसी के साथ करते हैं, ठीक है। कौन सा मेथड पढ़ लिया ये हमने? कौन सा मेथड था ये? ये था मेम्ब्रेन डैम प्रूफिंग। मेम्ब्रेन डैम प्रूफिंग इट कैन बी डन आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट, नेक्स्ट है इंटीग्रल डैम प्रूफिंग। इंटीग्रल डैम प्रूफिंग में क्या करते हैं, उसी के अंदर मटेरियल के अंदर ही, जैसे सीमेंट कंक्रीट है उसी के अंदर हम मिक्स कर देते हैं डैम प्रूफिंग मटेरियल। दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ एडिंग सर्टेन वाटर प्रूफिंग केमिकल्स कंपाउंड टू द कंक्रीट मिक्स सो दैट द रिजल्टिंग मिक्स बिकम इम्परमिएबल। वो मिक्स ही जो है वही इम्परमिएबल हो जाता है, ठीक है। अब जो वाटर प्रूफिंग कंपाउंड है इट मे बी ऑफ वॉइड फिलिंग टाइप, जैसे कि चौक, टाल, फ्यूलर्स अर्थ, क्ले, इन सबको यूज करते हैं विच कैन फिल अप द वॉइड ऑफ कंक्रीट मिक्स एंड मेक इट इम्परमिएबल और वाटरप्रूफ, जो कि उसको इम्परमिएबल या फिर वाटरप्रूफ बना देती है, ठीक है। और कौन से कंपाउंड्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं, लाइक अल्कलीन सिलिकेट, ठीक है। इसमें आता है एल्यूमिनियम सल्फेट्स, कैल्शियम क्लोराइड एटसेट्रा विच रिएक्ट केमिकली विद द कंक्रीट टू प्रोड्यूस अ वाटरप्रूफ कंक्रीट, ठीक है। Certain water repellent materials such as stearates of calcium, sodium, ammonium, etc. ये सब यूज करते हैं। और इनके जो कॉमर्शियली नेम है, कॉमर्शियली अवेलेबल जो वाटर प्रूफिंग कंपाउंड है उनके नेम है पब्लो, इम्परमो और सेलक्रीट। मतलब ये कॉमर्शियली, या तुम मार्केट में जाओगे तो मार्केट में इन नामों से बोलोगे तो तुम्हें इजीली अवेलेबल होंगे,
मतलब ये मिल जाते हैं, ठीक है, इन नाम से। इनको क्या करते हैं, इनको डायरेक्टली मिक्स किस पे करते हैं, सीमेंट कंक्रीट में। जो भी हम मटेरियल यूज कर रहे हैं, जैसे मोटार है तो मोटार में मिक्स कर देंगे, सीमेंट कंक्रीट है तो सीमेंट कंक्रीट में मिक्स कर देंगे। तो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को जहां भी हम यूज करते हैं, जहां भी हम यूज कर रहे हैं, उसको ये विद इन उसमें ही हो जाता है, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रल। इसके बाद नेक्स्ट है सरफेस ट्रीटमेंट। सरफेस ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, सरफेस पे अप्लाई करेंगे। दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ अप्लाइंग अ लेयर ऑफ वाटर रिपेलेंट material on the surface through which the moisture is likely to penetrate in the building. The water repellent material used for surface treatment fills up the voids or the pores of the basic material used for the construction, thus preventing dampness. Commonly used water repellent for the treatment are calcium and aluminum oleates and stearates. Bituminous coating paint and cement coating are very effective in reducing dampness caused by rainwater and are extensively used for surface treatment। मतलब कि जैसे यदि हम पेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, प्लास्टर कर रहे हैं, तो इसके साथ यदि हम मिक्स कर देंगे तो उसको बोलेंगे सरफेस ट्रीटमेंट। इसके बाद नेक्स्ट है गनाइटिंग और प्रेशर अप्लाइंग। मतलब विद प्रेशर यदि हम अप्लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं गनाइटिंग। वो यही है ना, हाँ, मतलब वो लोग यही दिखाते हैं, अब उसमें होता है नहीं होता वो मुझे श्योर नहीं है, बट जो पेंट्स के ऐड वगैरह आते हैं वो लोग यही दिखाते हैं कि ये वाटर प्रूफिंग है, वाटर प्रूफिंग, डस्ट प्रूफिंग, ये सब वो दिखाते हैं, ठीक है। हाँ, होता यही है उसमें, उसी को बोलते हैं सरफेस ट्रीटमेंट। ठीक है, जो गनाइटिंग प्रोसेस है ये जनरली किसके लिए यूज होता है, पहले भी जब पढ़ाया था, ये जनरली रिपेयर टेक्निक होती है जो कि वाटर प्रूफिंग के लिए भी यूज हो सकती है। गनाइटिंग क्या होता है, जैसे कोई तुम्हारी बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, कहीं कुछ होल हो जाए, कहीं कोई क्रैक आ जाए, तो उसमें विद प्रेशर अप्लाई करना, विद प्रेशर सीमेंट मोटार स्लरी अप्लाई करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं गनाइटिंग, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इन दिस मेथड एन इम्परवियस लेयर ऑफ सीमेंट मोटार, जिसका रेशियो क्या होगा, 1:3 या फिर 1:4। 1:3 1:4 मतलब 1 सीमेंट 4 सैंड या 3 सैंड। इट इज अप्लाइड अंडर प्रेशर ओवर द सरफेस टू बी वाटर प्रूफ। उस सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं जो कि वाटर प्रूफ होना है। गनाइटिंग और ग्राउटिंग इज सेम। द मिक्सचर इज अप्लाइड ऑन द क्लीन सरफेस। इसके लिए जो यूज होती है डेट इज कॉल्ड सीमेंट गन। और जो प्रेशर अप्लाई होता है, इट इज 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जो नोजल है सीमेंट गन की, सीमेंट गन यूज होगी, उसमें एक नोजल होगा जो कि प्रेशर एग्जर्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, कोई बताएगा कि नोजल ऐसे होती क्यों है, मतलब व्हाई वी डोंट यूज अ सरफेस लाइक दिस, हम इसको ऐसे क्यों कन्वर्ट करते हैं। नोजल क्या कर रही है, विद द हेल्प ऑफ दिस नोजल, इस नोजल को हेल्ड करते हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 टू 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द एरिया ऑफ एप्लीकेशन। और सीमेंट मोटार अप्लाई किया जाता है एक स्पेसिफिक प्रेशर के लिए पे। क्यों अप्लाई करते हैं, टू मेक इट डेंस एंड कॉम्पैक्ट सरफेस। एग्जैक्टली, ईश्वर बिल्कुल सही जवाब दिया है, राम शेखरी ने भी सही दिया है। This dense and compacted surface of required thickness act as a impervious layer and prevent entry of the water. Clear है गनाइटिंग। एंड द लास्ट इज कैविटी वॉल कंस्ट्रक्शन। कैविटी वॉल कंस्ट्रक्शन पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। कैविटी वॉल में क्या करते हैं, दो वॉल क्रिएट करते हैं, एक मेन वॉल और एक कैविटी वॉल, ठीक है। इनके बीच में कुछ स्पेस छोड़ देते हैं। इस स्पेस की वजह से जो मॉइस्चर है, यदि रेन वाटर वगैरह है, ये पेनिट्रेट नहीं हो पाता है इनसाइड तक, और ये तुम्हारा स्ट्रक्चर डैम प्रूफ रहता है। क्लियर है। और ये जो कैविटी है, दिस कैविटी इज समटाइम फिल्ड विद कॉर्क, फिल्ड विद मटेरियल लाइक कॉर्क। अच्छा, कॉर्क का एडवांटेज क्या होता है बता चुका हूँ पहले भी। सर ये मेथड बहुत कॉस्टली होगा ना, कौन सा मेथड बहुत कॉस्टली होगा राम शेखरी।
व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कॉर्क? बेटा मॉइस्चर नहीं आएगा, मॉइस्चर को ट्रेवल करने के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल चाहिए ना, जब कैविटी है तो वहां मॉइस्चर कैसे आ जाएगा?